हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 13 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ना है। एक्टिविटी सीरीज जिसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। और ये मेटल्स की है जिसमें मेटल्स अरेंज्ड हुए होते हैं। ये लिस्ट ऑफ मेटल्स है, अरेंज्ड या रैंक्ड from most reactive to least reactive। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ मेटल्स है। इसमें मेटल्स अरेंज्ड हुए होते हैं फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो इस लिस्ट पर टॉप पर मेटल्स होंगे, टॉप मेटल्स वो हाईली रिएक्टिव होंगे, और जो बॉटम पर होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। आप सब कॉपी पेन निकाल लें, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक्टिविटी सीरीज के लिए बहुत ही मजे मजे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहाँ से वो एमसीक्यूज उठा सकता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि कोई मेटल रिएक्टिव है तो इसका मतलब है कि उस मेटल के पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब हम ये कहेंगे कि मेटल रिएक्टिव है तो इसका मतलब है कि मेटल इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है। मेटल कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन जो स्पीशी है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है वो रिड्यूस्ड स्पीशी होगी, यानी मेटल एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होगा या रिड्यूस्ड स्पीशी होगी। ठीक है, जैसे देखो, अगर आप इसको जनरली लिखो तो मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा अगर वो n इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। अगर ये वाला प्रोसेस इजीली हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस इजीली हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इजीली हो रहा है, तो वो मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर यही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोसेस है ये इजीली नहीं हो रहा, इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए या हार्डली हो रहा है, तो वो उतना ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। अच्छा, ये जो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है इसको अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखो कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका मतलब ये होता है कि हाउ इजीली a species gain electrons। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो रिडक्शन इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर जब हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसका मतलब होगा कि हाउ इजीली अ स्पीशीज गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, ई नॉट अगर पॉजिटिव वैल्यूज में होगा तो इसका मतलब होगा कि रिडक्शन इजीली हो जाएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस इजीली हो जाएगा। और अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी
तो इसका मतलब है कि रिडक्शन इजीली नहीं होगी। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस इजीली नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि फिर ऑक्सीडेशन इजीली होगी। तो ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो वाली स्पीशीज रिडक्शन शो करेगी, और अगर नेगेटिव है तो वो स्पीशीज ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करेंगी। तो ये वाली बातें जो है वो हमने पहले भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लेक्चर में भी कवर कर ली थी बहुत अच्छे से। अगर किसी ने ज्यादा इसके बारे में इन्फो लेनी है तो उस लेक्चर को साथ जाके देख सकता है कि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो वहां पर होगी रिडक्शन, और अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो वहां पर होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स, सपोज कि वो मेटल्स जो हैं वो एसिड या वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी हमने मेटल लिया और कोई भी एसिड या उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो अब आप देखो कि एसिड में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं और वाटर में जो है वो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी मेटल एसिड या वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहां पर कुछ भी प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट इसकी बेसिस पे बनेगा कि हमने मेटल कौन सा चूज किया है या हमने एसिड कौन सा चूज किया है या वाटर है तो उसके साथ रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाया है। वो सिंपल हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है कि प्रोडक्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। तो जो एक्टिविटी सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, वहां पर जो मेटल्स को हमने रैंक करना है वो उन मेटल की एबिलिटी को देखना है कि वो मेटल्स जो है वो हाउ इजीली displace hydrogen gas from acid or water। कि एक्टिविटी सीरीज में जो हम मेटल्स को रैंक करेंगे वो उस मेटल की एबिलिटी को चेक करेंगे कि वो एसिड या वाटर में से हाइड्रोजन गैस को कितना इजीली डिस्प्लेस कर सकती है, कितना इजीली एसिड या वाटर में से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकती है। जो टॉप पर मेटल्स है वो हाइड्रोजन गैस को इजीली रिलीज कर देंगे एसिड या वाटर से, और जो बॉटम पर है वो इजीली नहीं करेंगे, वो लीस्ट रिएक्टिव है। सेकेंड, एक तो ये बात देखी जाती है कि हाउ इजीली मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड या वाटर। सेकेंड जो थिंग नोटिस करी जाती है वो ये है कि हाउ इजीली मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल। कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, यानी दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से या उसके सॉल्ट से उसको रिलीज करवा सकती है या नहीं, उसकी बेसिस पर भी जो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है वहां पर मेटल्स को रैंक किया गया है। तो अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने हाइड्रोजन गैस को क्यों चूज किया है। तो देखो, जो हाइड्रोजन है ये एज अ रेफरेंस हम चूज करते हैं क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन को इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं विद अदर मेटल्स क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट्स है, और इसलिए हमने जो एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स रैंक करने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कंसीडर करके रैंक करना होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे केसेस डिस्कस करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
अब हमने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में मेटल्स को रैंक किस तरह से किया गया है, मेटल्स को किस तरह से रखा गया है, वो डिस्कस करना है। तो देखो हमारे पास 4 केसेस अराइज होते हैं, तो आप सब हेडिंग लगाओगे, केस 1 और स्पेस दोगे थोड़ा, और केस 2 एंड केस 3 एंड केस 4। तो केस 1 में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स केस 1 में लाई करेंगे, और स्लाइटली लेस रिएक्टिव मेटल्स केस 2 में आएंगे, और लेस रिएक्टिव मेटल्स केस 3 में, less reactive metals, and number 4 is least reactive metals, least reactive metals। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग्स लगाओ। तो जो केस 1 है उसमें है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की एग्जांपल में एक तो ग्रुप 1 वाले मेटल्स आ जाएंगे, सारे के सारे ग्रुप 1 वाले जितने भी मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड दैट्स ऑल। और ग्रुप 2 में से सारे मेटल्स नहीं आएंगे, सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आएगा। जो मैग्नीशियम है और जो बेरिलियम है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, और जो स्लाइटली लेस रिएक्टिव मेटल्स है उनमें अगर ए ग्रुप्स की बात की जाए, ए ग्रुप्स में सिर्फ एल्यूमिनियम आएगा, और बाकी के जो मेटल्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स से आप चूज करोगे। उनमें एक जिंक है, मैग्नीज है, आयरन है, कैडमियम है और क्रोमियम है। और लेस रिएक्टिव मेटल्स में जो मेटल्स आएंगे वो एक निकल है, एक कोबाल्ट है 3D सीरीज से, और एक टिन और लेड। ये वाले मेटल्स आएंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में प्रेशियस मेटल्स आ जाते हैं, जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम मोस्ट प्रेशियस मेटल, और मरकरी और कॉपर, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये देखो कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं और ग्रुप 2 के मेटल्स में से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाले जो मेटल्स हैं ये लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। इस वजह से इनको रिएक्टिव मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहा जाता है। अब लिक्विड वाटर की आप कोई भी फॉर्म ले लो, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, ठीक है, कोल्ड वाटर हो या वो स्टीम हो, वेपर्स फॉर्म में हो या हॉट वाटर हो, जैसा भी हो, इन्होंने रिएक्ट कर देना है लिक्विड वाटर से। ठीक है, अगर आप कोल्ड वाटर लोगे तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, और अगर स्टीम लोगे या हॉट वाटर लोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन थोड़ा स्पीडीली हो जाएगा। सिर्फ रिएक्शन स्पीड का डिफरेंस आएगा, लेकिन रिएक्ट कर जाएंगे ग्रुप 1 के मेटल्स और ग्रुप 2 में से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे सपोज ग्रुप 1 में से आपने सोडियम लिया और सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। जैसे सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो फौरन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बन जाता है और वहां से हाइड्रोजन गैस फौरन रिलीज हो जाती है। ठीक है, ग्रुप 2 में से अगर आप कैल्शियम ले रहे हो
तो कैल्शियम को वाटर के साथ जैसे रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहाँ OH2 आ जाए। ठीक है, जब सोडियम था तो OH सिंगल था, लेकिन कैल्शियम है तो OH2 आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होते हैं, और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस तरह स्ट्रोंशियम को रिएक्ट करवा दोगे तो फिर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो लेकिन जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, क्योंकि जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है ये एट द टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है। जो ग्रुप 2 है ऑफ पीरियोडिक टेबल, वहां पे एट द टॉप पर बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल है, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स है, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल होने की वजह से ये लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इवन अगर आप इनको हॉट वाटर या स्टीम के साथ भी रिएक्ट करना चाहो तो फिर भी बेरिलियम और मैग्नीशियम इतना एनर्जी गेन नहीं करता कि वो हाइड्रोजन गैस को वहां से रिलीज करवा सके, डिस्प्लेस करवा सके, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो स्मॉल साइज एटम्स है और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल होने की वजह से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करवा सकते। अब नेक्स्ट चलो स्लाइटली लेस रिएक्टिव मेटल्स की तरफ। तो जो स्लाइटली लेस रिएक्टिव मेटल्स है, एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कैडमियम एंड क्रोमियम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, और अगर हॉट वाटर के साथ करोगे तो बहुत एक्सप्लोसिव हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो जस्ट इन्होंने स्टीम के साथ रिएक्ट करना है। स्टीम से जो काइनेटिक एनर्जी है या जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्ट करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करने के लिए, वो यहां से ऑब्टेन कर लेते हैं, स्टीम से ऑब्टेन हो जाती है। जैसे सपोज एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओ, वाटर इन गैसियस फॉर्म, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हम जनरल रिएक्शंस लिख रहे हैं, इनको बैलेंस नहीं कर रहे। आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 कैल्शियम और 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक निकल, कोबाल्ट, टिन एंड लेड, इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करना, वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना कोल्ड वाटर, ना स्टीम, ना हॉट वाटर, बल्कि इन्होंने एसिड्स के साथ रिएक्ट करना। ठीक है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। एसिड्स में हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, तो हाइड्रोजन आयंस की हायर कंसंट्रेशन, इतना इनफ एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है कि हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है। जैसे सपोज निकल, सॉलिड निकल हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो ये जो हाइड्रोजन आयंस हम दिखते हैं ये एसिड को लिखने का एक तरीका होता है, और क्योंकि एसिड्स में हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है और इसलिए हम जब प्रोटॉन ऊपर पॉजिटिव का साइन लगाते हैं तो ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही ये सॉलिड निकल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो निकल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और निकल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। उसके बाद जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी एंड कॉपर, ये किसी भी सोर्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, ये 4 केसेस है, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक केस नंबर 5 भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, केस 5 है, इसको जरा गौर से देखो। विच इज एन एटम ऑफ वन मेटल, एन एटम ऑफ वन मेटल
displace ion of another metal, ion of another metal. ठीक है, जैसे देखो हमारे पास जिंक सॉलिड है, जिंक एक मेटल है, जिंक सॉलिड, और एक और मेटल हमने चूज करी वो है कॉपर, कॉपर सॉलिड। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एटम ऑफ वन मेटल डिस्प्लेस आयन ऑफ अनदर मेटल। तो अगर आप वन मेटल जिंक कंसीडर कर रहे हो और अनदर मेटल कॉपर कंसीडर कर रहे हो, तो सबसे पहले कॉपर सॉलिड का आपको आयन बनाना पड़ेगा। तो आयन बनाने के लिए आपने कॉपर सॉलिड का एक इलेक्ट्रोलाइट या एक सॉल्ट लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट लिया है, लाइक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में ऐड करते हो, तो वाटर मीडियम में ऐड होने के बाद ये फौरन डिसोसिएट हो जाता है इनटू कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब आप ये कह सकते हो कि जो जिंक मेटल है वो कॉपर आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी अगर आप सॉलिड जिंक और कॉपर आयंस जो एक्वस पे होंगे, क्योंकि हमने वाटर में ऐड कर दिया था, और सल्फेट आयंस भी अगर आप ऐड कर दो, सल्फेट आयंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, एक स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है और ये रिएक्ट करने वाला नहीं है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा कि जो जिंक मेटल है ये कॉपर आयंस को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने का मतलब है कि जिंक कॉपर आयंस के साथ रिएक्ट करेगा। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वन मेटल दूसरे मेटल के आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी जिंक सॉलिड कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक सॉलिड कॉपर आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी जिंक सॉलिड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और रिएक्शन हो जाएगा। जैसे देखो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी वन मेटल दूसरे मेटल के आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो यहां पर जिंक आयंस आ जाएंगे और कॉपर सॉलिड आ जाएगा। और सल्फेट आयंस पहले भी न्यूट्रल थे और अब भी न्यूट्रल साथ इसी तरह लिखे जाएंगे। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल लो, टू मेटल्स ले लो, एक कॉपर सॉलिड मेटल लिया और एक सिल्वर मेटल आपने कंसीडर किया। अब हम कहेंगे कि एक मेटल दूसरे मेटल के आयन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ अब सॉलिड सिल्वर है तो सबसे पहले इसका आयन बनाओ। आयन बनाने के लिए आपको सिल्वर का एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। सपोज आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट लिया है और सिल्वर नाइट्रेट को आपने वाटर में ऐड किया और ये फौरन से डिसोसिएट हो गया इनटू सिल्वर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। अब वन सॉलिड मेटल दूसरे मेटल के आयन को डिस्प्लेस करेगा, यानी कॉपर सिल्वर सॉलिड कॉपर सिल्वर आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, सॉलिड कॉपर सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है, सॉलिड कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और सिल्वर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और रिएक्शन हो जाएगा। जैसे देखो सॉलिड कॉपर और इसने सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट किया है जो अब एक्वस में है, वाटर में है, और नाइट्रेट आयंस भी प्रेजेंट है। नाइट्रेट आयंस इसी तरह न्यूट्रल है और ये इसी तरह ही आ जाएंगे। और सॉलिड कॉपर अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा O2 पॉजिटिव में और सिल्वर उन्हीं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और सॉलिड सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस फिफ्थ है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसमें हमने यही वाला
हमने मेथड यूज करना है कि एक मेटल सॉलिड फॉर्म में होगा और दूसरा मेटल आयनिक फॉर्म में होगा और उनका आपस में रिएक्शन होगा। हमने नेट आयनिक इक्वेशंस लिखना होगी, प्रोडक्ट्स लिखना होंगे और फिर हम बताएंगे कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल के आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। तो यहां तक जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो हमने सिर्फ मेटल्स की बात की है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया है, मेटल्स के जो 5 केसेस थे वो देखे हैं। और एक और एक्टिविटी सीरीज ऑफ हैलोजन्स भी होती है, इसको भी जरा देखो। एक्टिविटी सीरीज ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन्स 17A ग्रुप है जिसको 7A ग्रुप भी कह देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटल्स हैं, डायटोमिक फॉर्म में होंगे। इनका जो फिजिकल नेचर है, यानी जिस फिजिकल स्टेट में ये नेचर में एग्जिस्ट करती है वो डायटोमिक फॉर्म ही स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। इसलिए इनको हम इस तरह फ्लोरीन सिंपल, क्लोरीन सिंपल नहीं लिख सकते। और यहां पर अब आप ये देखोगे, ये जो साइन लगाओगे वो ये वाला होगा। ये जो फ्लोरीन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो आयोडीन है ये लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमें जो ऑर्डर लिखा है इसका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्डर है। और F2 जो फ्लोरीन है ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। और जो आयोडीन है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। इस तरह से जो है वो लिखा गया है। अब यहां पर भी आप इसी केस 5th वाले पॉइंट को ही थोड़ा रिलेट करोगे इसके साथ। जैसे केस 5th में हमने ये कहा था कि अगर 2 मेटल्स है तो 1 मेटल सॉलिड फॉर्म में होगा और दूसरा मेटल आयोनिक फॉर्म में होगा, फिर हम उनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे। इसी तरह यहाँ पर हेलोजन्स में भी आप देखो तो जो 1 हेलोजन है ये एलिमेंटल फॉर्म में होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा, यानी अपनी फिजिकल नेचर जो स्टेबल है उस फॉर्म में होगा। लाइक F2Cl2 है तो एलिमेंटल फॉर्म में होगा। और जो अनदर हेलोजन है, अनदर हेलोजन वो आयोनिक फॉर्म में होगा और फिर हम उनका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज अगर हमने 2 हेलोजन्स क्लोरीन या ब्रोमीन सिलेक्ट किए हैं तो ये Cl2 है और ये Br2 है। ये दोनों अपने आयोनिक फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म में है, उस फिजिकल फॉर्म में हमने सिलेक्ट कर लिए हैं जो नेचर में पाया जाता है। तो ये इसका एलिमेंटल फॉर्म होगा। अगर अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है तो हम ये कहेंगे कि क्लोरीन हमने एलिमेंटल फॉर्म में लिया है, तो जो ब्रोमीन है वो हमें आयोनिक फॉर्म में लेना होगा, 2Br नेगेटिव फॉर्म में लेना होगा, फिर इसका रिएक्शन हो सकता है। फिर हम ये कहेंगे कि Cl2 2Br नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। एलिमेंटल क्लोरीन ब्रोमाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग एलिमेंटल क्लोरीन ब्रोमीन से पहले आ रहा है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है देन ब्रोमीन, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि क्लोरीन इज हायर इन नंबर देन ब्रोमीन या ब्रोमीन इज लोअर इन नंबर देन क्लोरीन। इसी तरह जो क्लोरीन है ये आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आयोडीन अब आयोनिक फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी है कि एक हेलोजन एलिमेंटल फॉर्म में हो और दूसरा आयोनिक फॉर्म में हो, फिर ही रिएक्शन हो सकता है। तो जो क्लोरीन है ये हायर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्डर है देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है।
लेकिन कंडीशन क्या है कि ब्रोमीन और आयोडीन फिर अपने आयोनिक फॉर्म में होने चाहिए। इसी तरह आप ये देखो कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन ब्रोमीन अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए और जो आयोडीन है ये आयोनिक फॉर्म में होना चाहिए, फिर ही ब्रोमीन आयोडीन आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इनका अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्लोरीन ने ब्रोमाइड आयंस के साथ जब रिएक्ट किया तो ब्रोमाइड आयंस जो है वो एक्वस फॉर्म में होंगे, ठीक है। आयंस हमेशा एक सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं और वो सपोज एक्वस है तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयंस आ जाएंगे और ब्रोमीन एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप क्लोरीन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना चाहो तो एलिमेंटल क्लोरीन आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्ट कर सकती है और ये क्लोराइड आयंस आ जाएंगे और आयोडीन रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एक्चुअल में है क्या और इस सीरीज ऑफ मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल की जो लाई करते हैं और किस तरह से रैंक्ड है। तो अब हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स यहाँ पर बिल्डअप करेंगे और फिर इसको मेमोराइज करने या मेमोराइज करने के लिए भी एक ट्रिक लेकर आए हूँ और ट्रिक के साथ मेमोराइज करेंगे। तो अब आप एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को भी अपने कॉपीज पर बनाओगे। तो सबसे पहले जो मेटल लाई करता है वो है लिथियम, फिर पोटाशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, प्लैटिनम, गोल्ड। ये है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में लाई करने वाले मेटल्स। और यहां पर जब आप इसको लिखोगे तो इसके साथ जो आपने मेंशन करना है वो ये है कि ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहां पर अब आप लिखोगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ as reducing agents, इस तरह से कुछ आप मेंशन कर दो। एक्टिविटी सीरीज आपकी तैयार हो चुकी है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब है कि जो टॉपर मेटल्स है लाइक लिथियम, पोटेशियम, बैरियम एंड कैल्शियम, जो टॉप मेटल्स है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। यानी इनके पास देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिवर्स होता है रिडक्शन का, या कह लो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और जो स्पीशी है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है, लेकिन जो स्पीशी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है वो स्पीशी रिड्यूस्ड स्पीशी है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो टॉपर मेटल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनके पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉटम पर है बॉटम मेटल्स ये लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे उसके हवाले से भी अगर आप देखो तो इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। जैसे स्टार्ट लिथियम से लेकर जो सोडियम तक के मेटल्स हैं, ये वाले मेटल्स जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, H2 फ्रॉम
वाटर से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह स्टार्च से लेकर लिथियम से लेकर जो कैडमियम तक के मेटल्स हैं, कैडमियम तक के मेटल्स ये डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम स्टीम, स्टीम से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और स्टार्च से लेकर लिथियम से लेकर जो हाइड्रोजन तक मेटल्स है ये डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स, एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर सकते हैं। और ये जो लास्ट पर मेटल्स है, प्रेशियस मेटल्स है, कॉपर, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम एनी सोर्स, कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, कहीं किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से हमने एक्टिविटी सीरीज को जो है वो क्लासिफाई कर दिया है कि कौन से मेटल्स हैं वो वाटर से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर सकते हैं, कौन से हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और कौन से एसिड्स के साथ, और कौन से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब इस एक्टिविटी सीरीज को याद करना होता है। ठीक है, याद कर लो तो बेटर है, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसमें एक्टिविटी सीरीज यूज होने वाली है। तो याद करने के लिए भी जो ट्रिक है वो अब आप नोट डाउन कर लो कि सबसे पहले लिथियम है तो लिथियम के लिए आप वर्ड लेजी, एक पूरा सेंटेंस है वो बनेगा, और वो मैं सेंटेंस लिख देती हूँ। ठीक है, फिर आप से इसको रिलेट कर लेना। ठीक है, जैसे सेंटेंस ये है कि लेजी किंग पापर कैन नॉट manage many zany crazy friends and cute cold nights seems pleasant. Happy copper and a happy prince arrived. तो देखो ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप लोग याद कर लो एक्टिविटी सीरीज के लिए। लाइक यहाँ पर देखो कि लेजी, लिथियम के लिए आप लेजी का वर्ड यूज कर लो, पोटेशियम के लिए किंग, एंड बैरियम के लिए बाबर, एंड कैल्शियम के लिए कैन, सोडियम नॉट, मैग्नीशियम मैनेज, एल्यूमिनियम एनी, मैंगनीज मैनी, जिंक जैनी, क्रोमियम क्रेजी, आयरन फ्रेंड्स, और फिर कैडमियम क्यूट कर लो, और कोबाल्ट कोल्ड, निकल नाइट्स, टिन सीम्स, लेड प्लेजेंट, हाइड्रोजन हैप्पी, कॉपर कॉपर, सिल्वर मर्करी हैप्पी, प्लैटिनम प्रिंस एंड गोल्ड राइट। कि ये वाले जो फर्स्ट लेटर्स हैं सेंटेंस के वो इस एक्टिविटी सीरीज के साथ रिलेट कर रहे हैं। इस तरह से आप एक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज कर लो। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हमने अब तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि predict which of the following reactions will occur and those that will occur write net ionic equation and indicate which element is oxidized and which is reduced। हमारे पास 3 equations लिखी हुई हैं, 3 incomplete reactions हैं, और हमने बताना है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को यूज करते हुए कि इन तीनों रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा,
जो रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है, जो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, वो हमने इंडिकेट करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो भी रिएक्शंस गिवन होंगे उनमें एक हमारे पास सॉलिड मेटल होगा, जैसे ये सॉलिड मेटल है, एक सॉलिड मेटल होगा, और जो सेकंड है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या जिसको आप सॉल्ट भी कहते हो, और ये रिएक्टेंट साइड पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन रिएक्शंस में से आपने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्ट है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे देखो, सॉलिड आयरन ये एक सॉलिड मेटल है, और जो प्लैटिनम क्लोराइड है इसके साथ एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो प्लैटिनम क्लोराइड है ये एक सॉल्ट था सॉलिड फॉर्म में, उसको हमने वाटर में ऐड किया हुआ है और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है। तो ये जो प्लैटिनम क्लोराइड है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, सॉल्ट है। इसी तरह यहां पर अगर आप देखो तो ये सॉलिड मेटल है क्रोमियम, और जो गोल्ड क्लोराइड है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्ट है। यहाँ पर लेड ये सॉलिड मेटल है, और जो जिंक नाइट्रेट है ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सेकेंड थिंग जो आपने देखनी है एक रिएक्शन बताने के लिए बाय यूजिंग एक्टिविटी सीरीज, कि वो फिजिबल है या नहीं, वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। सेकंड थिंग जो आपने नोटिस करनी है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मेटल कैटाइन। मेटल कैटाइन, ठीक है, मेटल कैटाइन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखो, प्लैटिनम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में था, जैसे ही हमने उसको वाटर में ऐड किया तो प्लैटिनम क्लोराइड फौरन डिसोसिएट हो गया into platinum ions and chloride ions, ठीक है। अब ये कैटाइंस है और ये एनाइंस है, और आपने कैटाइन को आइडेंटिफाई कर लेना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से कैटाइन को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसी तरह सेकंड में आप देखो तो जो गोल्ड क्लोराइड है ये सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही आपने इसको वाटर में ऐड किया तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बना, और ये फौरन से डिसोसिएट हो गया इनटू गोल्ड आयंस। गोल्ड आयंस एंड क्लोराइड आयंस। गोल्ड आयंस कैटाइंस है, और जो क्लोराइड आयंस है ये एनाइंस है, और आपने कैटाइंस को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में भी जो जिंक नाइट्रेट है ये सॉलिड फॉर्म में था, जैसे ही आपने इसको वाटर में ऐड किया तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बना और जिंक आयन सेपरेट हो गए और नाइट्रेट आयन जो है वो सेपरेट हो गई, और आपने कैटाइन को आइडेंटिफाई कर लेना। तो फर्स्ट स्टेप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख लेना है कौन सा है, सेकंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैटाइन आइडेंटिफाई करें। थर्ड नंबर पे जो आपने देखना है वो एक कंपैरिजन स्टेप है, ठीक है। अब आपने सॉलिड मेटल का और कैटाइन का कंपैरिजन करना है। सॉलिड मेटल का और कैटाइन का कंपैरिजन करना है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो जो प्लैटिनम आयंस है ये कैटाइंस है, और जो सॉलिड आयरन है ये सॉलिड आयरन मेटल है, ठीक है। मेटल, सॉलिड मेटल का और इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइंस का कंपैरिजन करना, ये अभी आइडेंटिफाई करके रख लो। यहाँ पर गोल्ड आयंस कैटाइंस है, और जो क्रोमियम है ये सॉलिड मेटल है, और यहाँ पर लेड जो है वो सॉलिड मेटल है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा आइडेंटिफाई करें। अब जो लास्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिए जो चीजें आपने कंपैरिजन करनी है। अब आपने एक्टिविटी सीरीज से अपनी सिलेक्ट की हुई आइटम्स को कंपैरिजन करना है या उनकी पोजीशंस को चेक करना है। तो अगर तो सॉलिड मेटल, अब यहां पर देखो सॉलिड मेटल, अगर सॉलिड मेटल
अबव होगा और जो मेटल कैटाइन है, मेटल कैटाइन बिलो होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सॉलिड मेटल मेटल कैटाइन को डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर सॉलिड मेटल अबव होगा सीरीज में और जो मेटल कैटाइन है वो बिलो होगा, तो इसका मतलब है कि जो मेटल कैटाइन है वो सॉलिड मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। और इन दोनों कंडीशंस में, ये दोनों बिल्कुल सेम कंडीशंस है, इन दोनों कंडीशंस में हमारा होने वाला जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा, ठीक है, फिजिबल होगा। और अगर आप इसी का ही रिवर्स कर दो कि अगर सॉलिड मेटल बिलो है और जो मेटल कैटाइन है ये अबव सीरीज में लोकेट कर रहा है, तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, फिर रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आपको ऐसे रिएक्शन को करवाने के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो हम यहां पर अब लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है, उस फर्स्ट रिएक्शन में जो सॉलिड मेटल है वो आयरन है और जो मेटल कैटाइन है वो प्लैटिनम है, प्लैटिनम एक्वस। और अब आप इनकी पोजीशंस को लोकेट करो तो आप देखोगे कि एक्टिविटी सीरीज में आयरन यहां पर प्रेजेंट है और जो प्लैटिनम है वो यहां बिलो है। तो मेटल कैटाइन बिलो पर है और जो सॉलिड मेटल है वो अबव है। तो अब सॉलिड मेटल कैटाइन को डिस्प्लेस कर सकता है या मेटल कैटाइन सॉलिड मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकती है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है मेटल कैटाइन सॉलिड मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकती है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि वो सॉलिड मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहां पर अब ये वाला रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो प्लैटिनम आयन या प्लैटिनम मेटल कैटाइन है, ये सॉलिड मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकती है, यानी सॉलिड मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकती है। तो जब प्लैटिनम कैटाइन सॉलिड आयरन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगी तो सॉलिड आयरन अब डिसॉल्व्ड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लैटिनम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। अब प्लैटिनम कैटाइन ने सॉलिड आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया है, सॉलिड आयरन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है। सेकंड रिएक्शन आप देखो, सेकंड रिएक्शन में जो आपने सॉलिड मेटल आइडेंटिफाई किया था वो क्रोमियम सॉलिड था और जो मेटल कैटाइन है वो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड एक्वस। तो अब आप इनकी पोजीशंस को एक्टिविटी सीरीज में जरा लोकेट करो तो क्रोमियम यहां पर प्रेजेंट है, ये रहा क्रोमियम, और जो गोल्ड है वो बिल्कुल लास्ट पर है। तो अब बिल्कुल ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मेटल कैटाइन बिलो पर है और जो सॉलिड मेटल है वो अबव पर है, और इसलिए जो मेटल कैटाइन है वो सॉलिड मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकती है, यानी मेटल कैटाइन गोल्ड मेटल सॉलिड क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकती है। तो जब गोल्ड कैटाइन क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो यहाँ क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसॉल्व, और ये सॉलिड गोल्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड रिएक्शन है वहां उसको देखो, वहां पर जो हमने सॉलिड मेटल आइडेंटिफाई किया था वो लेड था, लेड सॉलिड,
और ये जिंक आयंस के साथ इसका रिएक्शन है। अब आप इनकी पोजीशंस को जरा लोकेट करो। तो जो लेड है वो यहां पर प्रेजेंट है, ये रहा लेड, ये रहा लेड, और जो जिंक है वो यहां पर। अब देखो, जो मेटल कैटाइन है वो अबव है, मेटल कैटाइन अबव है, और जो सॉलिड मेटल है वो बिलो है। देखो, लेड बिलो पर है और जो जिंक आयन है वो अबव है। अब रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। जिंक आयंस के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक लेड, सॉलिड लेड से इलेक्ट्रॉन्स को ले सके। जैसे ही जिंक आयन सॉलिड लेड के पास रहेगा वो उसको पिक आउट कर देगा, भाई जाओ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने वाला, क्योंकि जिंक के पास इतनी एबिलिटी है ही नहीं। जिंक छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है, लेड से लेड बहुत स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर स्पीशी के तौर पर, और जो जिंक है वो वीक है, ठीक है। और एक्टिविटी सीरीज से भी हमें पता चल गया है। अब अगर आपने इसको रीचेक करना है, आपने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप इसको चेक करना चाह रहे हो कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है या नहीं किया, तो आपने क्या करना है, जो भी रिएक्शन था उसको रिवर्स में लिख देना है। जैसे सपोज हमने ये क्रोमियम सॉलिड और गोल्ड वाला रिएक्शन कंसीडर किया, अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, इसको बैकवर्ड में लिखो। बैकवर्ड में जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, जो सॉलिड गोल्ड है और जो क्रोमियम है ये रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। और इसके बाद अब अगर हम इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी को, स्पॉन्टेनिटी को चेक करना चाहें, तो आप देखो, सॉलिड गोल्ड और क्रोमियम की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करो, तो गोल्ड बिल्कुल लास्ट पर है और जो क्रोमियम है वो यहाँ पर है। तो क्रोमियम आयन मेटल कैटाइन अबव है, देन गोल्ड, सिल्वर गोल्ड। तो जब मेटल कैटाइन अबव होगा, मेटल कैटाइन अबव होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप अपने रिएक्शन को रीचेक कर सकते हो कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अगर इसी को बैकवर्ड रिएक्शन करके आप एक्टिविटी सीरीज पर देखोगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर इस तरह से होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वो आपका रिएक्शन 100% करेक्ट आपने सॉल्व किया है। नेक्स्ट एक इसी तरह का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, जैसे हमने अभी पहले सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह ही है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास 5 रिएक्शंस लिखे हुए, हमने ये बताना है इनमें से कौन से रिएक्शंस हैं जो हो जाएंगे। हो जाएगा मतलब ये है कि कौन से रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है और वो खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है, वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं इनमें से, यानी इन रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी को चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो जो सॉलिड मेटल है वो आयरन है और निकल ब्रोमाइड सॉल्ट है। सॉल्ट का हमें कैटाइन आइडेंटिफाई करना होता है। तो निकल ब्रोमाइड में से जो निकल है ये कैटाइन है, ठीक है, Na2 पॉजिटिव, ये कैटाइन है। अब आप इसकी पोजीशंस को लोकेट करोगे, तो जो आयरन है वो यहाँ पर लोकेट करता है और जो निकल है वो बिलो, यानी आयरन अबव है और जो कैटाइन है वो बिलो है। तो जब मेटल कैटाइन बिलो पर हो और सॉलिड मेटल अबव हो, तो सॉलिड मेटल अबव होने का मतलब है कि सॉलिड मेटल सॉल्ट के कैटाइन को डिस्प्लेस कर सकता है, या मेटल कैटाइन सॉलिड मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो सॉलिड मेटल अबव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा और ये फिजिबल रिएक्शन है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट देखो, जो सॉलिड मेटल है वो टिन है और टिन को अगर आप आइडेंटिफाई करो तो ये रहा टिन। और नेक्स्ट लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का जो कैटाइन है वो लेड आयन है। लेड को अगर आप आइडेंटिफाई करो तो ये रहा लेड। तो लेड
बिलो है और जो टिन है वो अबव है। तो जब सॉलिड मेटल अबव हो तो और कैटाइन बिलो हो तो सॉलिड मेटल कैटाइन को डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है और ये रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम, इसको आइडेंटिफाई करोगे और बेरियम आयोडाइड में से बैरियम आयंस जो है ये कैटाइन है। तो मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, और बैरियम को अगर आप लोकेट करो तो ये फर्स्ट पर है बैरियम। तो बैरियम अबव है और जो सॉलिड मेटल है वो बिलो है। जब सॉलिड मेटल बिलो हो तो वो अबव वाले मेटल के टाइम्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता और ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और ये रिएक्शन नॉन फिजिबल होगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देखो सॉलिड लेड है, इसको आइडेंटिफाई करोगे और यहां से प्लैटिनम आयंस को। तो लेड, ये रहा लेड, और जो प्लैटिनम है वो यहाँ पर है, प्लैटिनम बिलो पर है और जो लेड है ये अबव है। तो यस दिस रिएक्शन विल आल्सो हैपन और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह लास्ट वाला रिएक्शन देखो, जिंक सॉलिड है, इसको आइडेंटिफाई करोगे और यहाँ से कैल्शियम आयंस को आइडेंटिफाई करोगे। तो जो जिंक है ये रहा जिंक, और जो कैल्शियम है, तो जो कैल्शियम कैटाइन है वो अबव है, कैल्शियम कैटाइन अबव है और जो जिंक है वो बिलो है। जब सॉलिड जिंक बिलो पर हो तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये वाला रिएक्शन भी नहीं होगा, ये रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इतने रिएक्शंस की प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को यूज करते हुए आपने किस तरह से बताना है कि एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, और एक्टिविटी सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसमें से हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो एजेंट होता है, जो एजेंट होता है ये हमेशा रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जो एजेंट केमिकल होगा, जो एजेंट स्पीशी होगी वो हमेशा रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट होती है। तो हमने ये बताना है कि हमारे पास एक सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 और एक है नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड C इज वाटर। हमने ये बताना है कि इन तीनों में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में से आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो सल्फर को X कहोगे +2 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, ओवरऑल चार्ज इसका 0 है तो इज इक्वल टू के पास 0 आ जाएगा। तो X -4 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू +4। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4। ठीक है, अब इसी तरह इसके रिस्पेक्टिव में, सल्फर डाइऑक्साइड के रिस्पेक्टिव में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी आप फिर क्या करोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में भी आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। तो देखो यहाँ 2 इंटू +1 हाइड्रोजन का, सल्फर में आप X लिखोगे और ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू में 0 लिखोगे, ओवरऑल चार्ज 0 है तो +2 + X -8 और X -6 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। तो रिजल्ट्स आप इसके क्या डिड्यूस करोगे कि मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हुआ है +4 से +6। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन है कि अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होता है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है, लेकिन जो स्पीशी है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट है। तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है, लेकिन जो स्पीशी है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फिर अब आप रिजल्ट क्या लिखोगे? जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप इसको नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, इसको भी इसी तरह आइडेंटिफाई करोगे। यहां पर नाइट्रिक एसिड में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे। हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन में आप x पुट करोगे एंड 3 into -2 is equal to 0. तो +1 plus x -6 is equal to 0 and -5 plus x is equal to 0 and x is equal to +5. यानी नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +5। अब नाइट्रिक एसिड के करस्पॉन्डेंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड में भी आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लोगे। तो नाइट्रोजन में x पुट करोगे, ऑक्सीजन का -2, तो ये आ जाएगा +2। नाइट्रिक ऑक्साइड में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2। अब यहाँ पर आप रिजल्ट्स क्या डिड्यूस करोगे कि मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते हुए जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो नाइट्रोजन का +5 से +2 है और ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसका रिडक्शन, ये प्रोसेस रिडक्शन का होता है, लेकिन जो स्पीशी है वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लिखोगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, सॉरी जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। वाटर की बात करो तो वाटर जो है वो यहाँ पर एज अ मीडियम काम कर रहा है, ठीक है। अब मीडियम में और एजेंट में भी डिफरेंस होता है। देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट है या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक्चुअल में स्पीशीज होती हैं जो रिएक्ट करती है। अब यहाँ पर जो वाटर है ये मीडियम है, तो मीडियम को भी आप किसी एजेंट की कैटेगरी में नहीं सिलेक्ट कर सकते, ओके। तो इसलिए जो वाटर है ये मीडियम है। वैसे भी यहाँ पर आप देखो तो जो यहाँ पर H2 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हम पर एटम कंसीडर करते हैं, पर एटम काउंट करते हैं। तो 1 हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2 और एक ऑक्सीजन एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो सिंपल +1 +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल नेट इफेक्ट 0 हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो ये भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये एजेंट है या नहीं, वैसे भी एज अ मीडियम काम कर रहा है। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस पे हमने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्शन 1 उस पे देखो, ये 5 ऑक्सैलिक एसिड है, परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये 6H पॉजिटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है। और वाटर भी ऐड है, एक्वस है, और मैंगनीज बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये यहाँ पर एज अ मीडियम वर्क कर रहा है, इसलिए ये एजेंट नहीं होगा। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी एजेंट नहीं होते। एजेंट्स जो है वो ऐसे स्पीशीज हैं जो एज अ रिएक्टेंट काम करती है। तो अब हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड और परमैंगनेट आयंस है, इसमें से हमने बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखो कि ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, और यहाँ पर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। 2 into +1 हाइड्रोजन का +2x आ जाएगा। देखो ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट में, ये कोफिशिएंट में आ जाएगा और साथ कार्बन में x आप पुट कर दोगे। 4 into -2 is equal to 0। तो +2 + 2x -8 2x -6 is equal to 0 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है,
अब ऑक्सैलिक एसिड के करस्पॉन्डेंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन वहां पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, x + 2 × -2 = 0, x - 4 = 0 एंड x = +4, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +4। तो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो रहा है +3 से +4, तो ये है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन का फिनोमेना है, लेकिन जो स्पीशी है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह अब आप नेक्स्ट जो परमैंगनेट आयन है वहां पर मैंगनीज का चेक करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये परमैंगनेट आयंस है, यहाँ पे मैंगनीज का चेक करोगे x + 4 × -2 = -1 क्यों आया है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल चार्ज है वो -1 है, x - 8 = -1 एंड -1 + 8 + 7, तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7 परमैंगनेट पे। अब परमैंगनेट के करस्पॉन्डेंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है मैंगनीज आयन, और मैंगनीज जब वो सिंगल एटम सिंगल कैटाइन ऊपर उसका आयन जो चार्ज है वो गिवन है, तो यहाँ पर जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। तो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो रहा है +7 से +2, ठीक है। तो +7 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन है, लेकिन जो स्पीशी है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो परमैंगनेट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरह आप यहां पर आप आइडेंटिफाई कर लो सॉलिड कॉपर, सॉलिड कॉपर में जो सॉलिड कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर अपने फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसके करस्पॉन्डेंस में जो प्रोडक्ट है वो कॉपर आयन है 2 पॉजिटिव, यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। तो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट 0 to +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, लेकिन जो स्पीशी है कॉपर सॉलिड ये एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अब ये जो 8H पॉजिटिव है ये मीडियम है, ये एजेंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, यहाँ पर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो, = -1, इसका नेट चार्ज -1 है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +5 है, और इसके करस्पॉन्डेंस में जो इसका प्रोडक्ट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन को आप x कहोगे और -2 = 0 +2, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। तो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो +5 से +2 है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसका रिडक्शन, लेकिन जो स्पीशी है वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो नाइट्रेट आयन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि हमने एक एक्टिविटी सीरीज फॉर हैलोजेंस स्टडी करी थी, ठीक है, ये एक्टिविटी सीरीज फॉर हैलोजेंस थी, और इसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो फ्लोरीन है ये मोस्ट रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और जो आयोडीन है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी है इसका मतलब है उतनी ही इसके पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होगा, लेकिन जो स्पीशी है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होगी, तो F2 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है,
ठीक है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और आयोडीन लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो स्पीशीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और जो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, ये मिस्टेक थी, इसको आप करेक्ट कर लो एक्टिविटी सीरीज ऑफ हैलोजेंस के लिए। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज अरेंज फॉलोइंग सेट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स गिवन है और हमने इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट में, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को यूज करना है। तो देखो, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है और जो एक्टिविटी सीरीज है, ये प्राइमरीली एक ही चीज है, एग्जैक्ट सेम थिंग्स है, एक ही चीज को डिस्क्राइब करने के जस्ट टू डिफरेंट वेज है। ओके, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये वैल्यूज हमें बता देता है, और जो एक्टिविटी सीरीज है ये जस्ट मेटल्स को रैंक कर देती है, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जस्ट मेटल्स को रैंक कर देती है। और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है ये हमें मेटल की रिएक्टिविटी की जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है वो बता देती है। तो इसलिए ये दोनों एक ही चीज को डिस्क्राइब करने की जस्ट टू डिफरेंट वेज है। तो अगर आपको एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर उन्होंने अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को यूज करने का कहा हुआ होगा तो इट डजेंट मैटर, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए। तो आप एक्टिविटी सीरीज याद करना इजी है आपके लिए, आपने ट्रिक के साथ याद कर ली है, लेकिन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है, वैल्यूज याद करना डिफिकल्ट होता है। तो अब लिस्ट के अकॉर्डिंग आप ये सेट ऑफ मेटल्स गिवन है इसको अरेंज कर लो सबसे पहले। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिथियम आएगा, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो ये आपने अरेंज तो कर लिया है, लेकिन अब क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जो सबसे टॉप पर होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो लीस्ट पर है वो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन होता है वो राइट हैंड साइड वाला साइन होता है, यू वाला। तो आप ये वाला साइन पुट कर दोगे इनमें। तो ये जब आपने अरेंज किया है ये है डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, decreasing strength as reducing agent। और अगर वो यही आपसे कहता कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इसी सीरीज को रिवर्स करके लिख दो, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, और जो सिंबल है उसको भी रिवर्स कर दो। लाइक अब यू था इसको यू कर दो। तो ये वाली जो सीरीज होगी इसे कहेंगे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने अगर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ या डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला मेथड यूज होता है। सिंबल्स को भी आप देख लो। तो यहां तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्विक चेक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अदरवाइज ये लेक्चर काफी लेंथी हो गया है ऑलरेडी। तो यहां तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।